जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती की रिहाई के साथ ही घाटी में ठंडी पड़ी सियासती गतिविधियां अब वापस गर्म हो चुकी हैं। अपने 14 महीने की हिरासत के बाद आज पहली बार पत्रकारों के समक्ष रूबरू हुई महबूबा मुफ्ती के बयानों ने यह स्पष्ट कर दिया कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर को वही दर्जा वापस दिलाने में जमीन आसमान एक कर देगी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जिस तरह पिछले साल जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया है वह हमारे लोगों के साथ डकैती से कम नहीं है। उनका यह कदम गैर कानूनी और असंवैधानिक था। केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भारत जम्मू कश्मीर की भूमि चाहता है, ना कि उसके लोग। अपने आवास पर बुलाई गई इस पत्रकार वार्ता में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वह अनुच्छेद 370 फिर से लागू होने तक कोई झंडा नहीं उठाएंगी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले मेरी रिहाई हुई और मैं चाहती थी आप लोगों से बात करना और साथ साथ I also wanted to appreciate जिस तरह से जिन हालात में आप लोगों ने काम किया, हमको तो अंदर कर दिया गया था, मगर जिस तरह से आपने कोशिश की कि जो जम्मू कश्मीर पे गुजरी ये 1 साल से ज़्यादा अरसा अपनी जान जोखिम में डाल के आप लोगों ने उसकी अक्कासी की। मुझे मालूम है बहुत मुश्किलात हुई, कई लोगों के मैं नाम नहीं लेना चाहती जिनको कार्गो बुलाया गया, दूसरे जगहों पर बुलाया गया, उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई कि वो अपना जो काम है वो सही तरह से निभाते थे। जो फेसबुक पे हमारे बच्चे हैं या बच्चियां हैं उनका जीना हराम कर दिया है। तो ऐसे मुश्किल हालात में आप लोगों का जो आप लोगों ने काम किया, मैं उसके लिए आपको सबको सलाम करना चाहती हूँ। और मुझे लगता है कि यही करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हाल जम्मू कश्मीर का इन लोगों ने बना दिया, ऐसे में जब तक हम सब लोग इकट्ठे नहीं हो जाते, जिसमें जो आप जो हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, जो मीडिया है, यहाँ जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, जब तक हम इकट्ठे नहीं हो जाएंगे तो शायद जो मुकाबला जिस चीज़ का करने निकले हैं हम, उसमें हमें मुश्किलात आएंगी। इन दिनों मैं अपने वर्कर्स से मिलती रही और मुझे खुशी हुई कि मैं जब जेल के अंदर थी, जब मैं बंद थी, तो मुझे लगता था कि PDP को बिल्कुल ही इन्होंने ख़त्म कर दिया है। मगर शुक्र अल्लाह ताला का कि जिस तरह मेरी वर्करों से मुलाकात हो गई, हमारा वर्कर कन्विक्शन के साथ मुफ्ती साहब के एजेंडे के साथ खड़ा है। अगर ऊपर कहीं दाएं बाएं चला गया है उनको भी, वो भी अल्लाह ताला के हवाले हैं, पर वर्कर अपनी जगह खड़ा है। मगर मैंने एक चीज़ मार्क की, इन दिनों में मैंने एक चीज़ मार्क की कि पूरे जम्मू कश्मीर के लोग एक सख्ते में हैं। दे आर शेल शॉक्ड। सख्ते में तो हम भी आ गए जिस वक्त ये सब कुछ हुआ, लगता है कि बिल्कुल नाउम्मीद हो गए हैं, कोई उम्मीद नहीं है। तो इसलिए मैंने, वो भी एक वजह है कि मैं एक तो आपसे बात करना चाहती थी, आपकी सवालों की बौछार का सामना करना चाहती थी, और उसके साथ साथ अपने लोगों को एक पैगाम देना चाहती थी मैं, जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनको एक पैगाम देना चाहती थी मैं कि चोर कितना भी बड़ा हो, डाकू कितना ही बड़ा हो, कितना ही खूंखार हो, उसके पास कितने ही हथियार हो, मगर जब वो डाकाजनी करता है तो उसको वो माल लौटाना पड़ता है। इसलिए जो 5 अगस्त 2019 को जो डाकाजनी हुई, जो हमसे चुराया गया, वो किसी कानून के तहत नहीं लिया गया। अगर कानून के तहत लिया गया होता, बातचीत के जरिए लिया गया होता, तो हम समझते कि ये चीज हमसे चली गई, अब ये वापस नहीं आएगी। मगर जो चीज डाकाजनी करके, प्लंडर करके, लूट करके लूटी गई हो, जिसमें कि इन्होंने अपना जो संविधान है, जिसकी ये कसम खाते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आइन की कसम खाते हैं, चाहे वो कोई मेंबर पार्लियामेंट हो, चाहे इस मुल्क का वजीर आजम हो, उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन की, उस संविधान की धज्जियां उड़ा दी। क्योंकि किसी भी पार्लियामेंट मेंबर के 500 के बजाय अगर ये 1000 भी होंगे, इनके हाथ में वो ताकत कतई नहीं है कि वो जम्मू कश्मीर में जो 370 जो हमारी पोजीशन है या 35 है या हमारी जो स्पेशल पोजीशन है उसको वो छीन सके। They don't have any powers. It is the Indian Constitution. हिंदुस्तान के आईन ने वो पावर्स हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दिए हैं कि इसको रखना है या इसको छोड़ना है, और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसका फैसला किया था कि इसको बरकरार रखना है। इसलिए इनके पास कोई पावर नहीं। तो मैं अपने लोगों को यकीन दिलाना चाहती हूँ, जो मुझे सुनेंगे, मुझे देखेंगे,
کہ جو چیز چرائی گئی ہو, جو چیز ڈاکہ زنی سے حاصل کی گئی ہو, وہ زیادہ دیر ڈاکو کے پاس نہیں رہتی ہے, وہ اپنے لوگوں کے پاس واپس پہنچ جاتی ہے. اور اس کا میں یقین دلانا چاہتی ہوں, اس میں ہم سب جماعتوں نے, آپ کو یاد ہوگا اگست کے مہینے میں نے فاروق صاحب سے گزارش کی تھی کہ جب مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی گڑبڑ ہونے والی ہے, جب یہاں فورسز آ گئے, جب یہاں سے باقی چیزیں کی گئی, یاتریوں کو نکالنا شروع کیا گیا, تو ہمیں کچھ خدشات پیدا ہوئے. اور میں نے فاروق صاحب سے گزارش کی کہ وہ سب سے سینئر ہے ہمارے, ہی از دا ٹالسٹ لیڈر اس وقت ہمارے, تو وہ ایک میٹنگ کال کرے آل پارٹیز کی, ہم سب بیٹھ کے دیکھیں کہ کیا ہونے والا ہے اور اس کے بارے میں ہم کیا کر سکتے ہیں. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ کچھ ہی دنوں کے اندر جب فاروق صاحب نے اقرار کیا کہ ہم ایسا کریں گے, تو ان کو چندی گڑھ بلایا گیا تفتیش کے لیے. کئی گھنٹے ان کی تفتیش ہوئی. جب وہاں سے واپس آئے ان کی طبیعت سازگار نہیں تھی, اس لیے میں نے اپنے گھر میں میٹنگ بلائی. اور پھر فاروق صاحب نے کہا کہ اچھا ہوگا کہ اگر ہم سب وہیں چلے جائیں, تو ہم سب سجاد لون صاحب, باقی جتنے بھی لوگ تھے ہمارے ساتھ, ہم وہیں چلے گئے. اور وہاں ہم نے ایک اعلانیہ, جس کو حکام ڈکلیریشن کا نام دیا جاتا ہے, اس کا اعلان کیا کہ ہم تمام جماعتیں, مین سٹریم پارٹیز جو یہاں کی ہیں, ہم اکٹھا ہو جائیں گے, جس میں پیپلز کانفرنس کے سجاد غنی لون صاحب بھی ہیں, عوامی نیشنل کانفرنس بھی ہیں, اور نیشنل پارٹی جو کمیونسٹ پارٹی ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہوگی. اور ہم نے یہ ارادہ کیا, عہد کیا کہ جو ہم سے چھینا گیا ہے اس کو ہم حاصل کریں گے. مجھے خوشی ہے اس عرصے میں جب میں بند تھی تو فاروق صاحب میرے گھر آئے, میری والدہ سے ملے, ان کو ہمت ان کی باندھی. اس کے بعد جب میں چھوٹی تو عمر صاحب بھی آ گئے, فاروق صاحب بھی آ گئے, سجاد غنی لون صاحب آ گئے, طارق عامی صاحب آ گئے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کتنا بھی کوشش کرے, ہم مین سٹریم کو ڈسکریڈٹ کرنے کی, جو انہوں نے بہت کوشش کی, بند کیا, پھر افواہیں پھیلائی, جو ان کا یہ جو فیک ٹی آر پی میڈیا ہے ان کا, وہ بھی ہے نا ایک فیک ٹی آر پی میڈیا ان کا ہے, تو انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہمارے بارے میں افواہیں پھیلانے کی. جی سیل آؤٹ ہو گیا, جی بک گئے, جی یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. تو میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ میں جتنی دیر بھی ہم اندر تھے تو ہم نے اپنا جو ہمارا ایجنڈا ہے, اپنا جو ہمارا عہد ہے, اس کو ہم نے ڈائیوٹ ہونے نہیں دیا. بڑی آزمائشیں آ گئی, بڑی مشکلات آ گئی, اس پہ کھڑے ہیں, تب بھی کھڑے تھے, آج بھی کھڑے ہیں. اور میرا یہ کہنا ہے کہ آج پورے ملک کے اندر اس جماعت کی جنہوں نے کانسٹیٹیوشن کی دھجیاں اڑائی, ملک کے اندر جب اپوزیشن پارٹیز کچھ کو چھوڑ کے سب خاموش ہو گئی, انہوں نے سوچا کہ چلو یہ کشمیر کے ساتھ ہو گیا, آگے کچھ نہیں ہوگا. مگر اسی کانسٹیٹیوشن کی دھجیاں اڑاتے ہوئے بی جے پی نے سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ پاس کیا, پولرائز کیا لوگوں کو. اس کے بعد آپ کسانوں کے خلاف جو لا بنایا, اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہماری ڈاؤن ٹراڈن جو ہماری کمیونٹیز ہیں, جس میں دلتس ہیں, باقی لوگ آتے ہیں, ان کے بھی جو حقوق ان کو منڈل کمیشن ملے وہ بھی چھینیں گے. یعنی یہ لوگ جو بی جے پی کا مینیفیسٹو ہے, اس ملک کی کانسٹیٹیوشن کو اس سے ریپلیس کرنا چاہتے ہیں. اور یہ بات زیادہ دیر چلے گی نہیں. یہاں بڑے فرعون آئے ہیں, بڑے آئے ہیں, بڑے لوگ دیکھے ہیں, ہٹلر آیا ہے, مگر یہ تاناشاہی زیادہ دیر چلے گی نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ان کی کوشش ہے گول پوسٹ چینج ہو جائے, ان کی کوشش ہے کہ لوگ الجھے رہیں. اگر بات کریں تو 370 کی بات تو کرنا نہیں چاہتے ہیں, ہمارے منہ سے نکلنی نہیں چاہیے. مگر آپ نے دیکھا کہ وہ جو ان کا کوئی وہ یو پی کا وہ جو وردی پہنے ہوتا ہے, وہ کس کلر کی, نارنگی رنگ کی, اس نے کل کیا بولا, جب ووٹ مانگنے کے لیے کوئی ان کے پاس کارکردگی نہیں ہے, they have nothing to show. کیا کہتے ہیں, آپ جموں کشمیر میں آپ زمین خرید سکتے ہو, ہم نے 370 وہاں سے ہٹا دیا. اس کے بعد بولا کہ ہم مفت کے ویکسین دیں گے, مگر آج وزیر اعظم کو, نریندر مودی جی کو پھر 370 کی بات کرنی پڑی ووٹ کے لیے. یعنی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ سرکار جو اس ملک کے مسئلے مسائل ہیں ان کو سلجھانے میں ناکام ہو گئی ہے. اور چونکہ چاہے اکانومی ہو, اب ہم بنگلہ دیش سے بھی پیچھے چلے گئے ہیں, چاہے ایمپلائمنٹ کی بات ہو,
चाहे दूसरे तरक्की की बात हो उसमें नाकाम हो गए तो क्या करते हैं, दे आर फ्लॉगिंग माइनॉरिटीज, दे आर फ्लॉगिंग कश्मीर। इन्होंने पहले ही मीडिया में कश्मीरियों को, मुसलमानों को, इवन दलित फॉर दैट मैटर, डिमोनाइज किया हुआ है। और जब ये किसी महाज पे फेल हो जाते हैं तो इनको कश्मीर 370 याद आता है। उन्होंने पत्रकार सम्मेलन के दौरान भी अपने टेबल पर जम्मू कश्मीर के झंडे के साथ पार्टी का झंडा ही रखा हुआ था। उन्होंने जम्मू कश्मीर के झंडे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जब तक मेरा झंडा हमारे पास वापस नहीं आ जाता कोई दूसरा झंडा नहीं उठाऊंगी, मेरा झंडा उठाने के बाद ही दूसरा झंडा उठाएंगे। हमारी लड़ाई 370 के लिए जरूर है, मगर जो मसले कश्मीर है, मैं आज उनको बताना चाहती हूँ जो दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली दरबार में लोग हैं, मसले कश्मीर मसला है। आप कबूतर की तरह आंखें बंद करके बिल्ली को नहीं भगा सकते। आंखें बंद की तो बिल्ली खा जाएगी आपको, आपका वजूद नहीं रहेगा। इसलिए मेरी पार्टी, जो हमने मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने, सबसे बड़ा मकसद था कि जम्मू कश्मीर को इस दलदल से निकाल के इस रीजन के अंदर एक पुल बनाना है, अमन का पुल। और जब आज देखते हैं चाइना एक तरफ से हमारे बॉर्डर्स पे है, दूसरी तरफ से पाकिस्तान के साथ हम धक्कम धुक्की कर रहे हैं, तो ऐसे में मुझे लगता है मुफ्ती साहब का जो इरादा था, मुफ्ती साहब का जो एजेंडा था, मुफ्ती साहब का जो विजन था, दैट कि जम्मू कश्मीर के तमाम रास्ते खोल दिए जाएं, इसको एक पुल बनाया जाए, इसको सार्क का फोकस बनाया जाए, जो सार्क कंट्रीज है। इसके जो इतने सालों से जो मसले मसाइल लटके हुए हैं, उनको डायलॉग के जरिए हल किया जाए। तो मैं समझती हूं कि जो लोग ये समझते हैं कि ये भूल जाएंगे मसले कश्मीर, थोड़ी बहुत 370 की बात करेंगे, उसको भी भूल जाएंगे, फिर स्टेटहुड की बात करेंगे, उनको गलतफहमी है। ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ के जम्मू कश्मीर के मसले के लिए हजारों नौजवानों ने यहाँ कुर्बानियां दी। वो कुर्बानियां हम बुलाने नहीं देंगे, वो कुर्बानियां रायगा होने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आज तक यहाँ के लोगों का खून बहा, अब मुझे लगता है हम जैसे लीडर्स के खून की बारी है। हम कोई तशद्दुद नहीं चाहते हैं, हम कोई वायलेंस नहीं चाहते हैं। हमने, क्योंकि वो लोग वायलेंस चाहते हैं, वो लोग डिसरप्ट करते हैं हर चीज को। जब से उन्होंने 370 हटाया, उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी ऐसे कानून यहाँ नाफिज करने की जिससे जम्मू कश्मीर के लोग इश्तियाल में आ जाए। वो उर्दू जबान की बात हो, वो डोमिसाइल लॉ की बात हो, वो सेक्रेटरीट में मुसलमान ऑफिसर्स को दरकिनार करने की बात हो, वो हमारे यहाँ के जो वसाइल हैं, सैंड, रेत, ये भी नहीं छोड़ी इन लोगों ने हमारे लिए। यानी इन लोगों को जम्मू कश्मीर के लोग नहीं चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोग इनके लिए गैर जरूरी है। दे आर एक्सपेंडेबल। द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर आर एक्सपेंडेबल फॉर देम। व्हाट दे वांट इज अ टेरिटरी। टेरिटरी तो उनके पास थी 2019 5 अगस्त तक जायज तरीके से थी, मगर जब इन्होंने एक रिश्ता तोड़ दिया जिसकी वजह से हमने इनके साथ इल्हाक किया था, एक्सेशन किया था, we have acceded to a liberal, democratic, secular India. Let me tell them, we are not comfortable, we are not compatible, we are incompatible to today's India जो इस वक्त इन्होंने बनाया है, जहां माइनॉरिटी सेफ नहीं, जहां दलित सेफ नहीं है, जहां जम्मू कश्मीर की इज्जत आबरू पर डाका डाल के हमें बेइज्जत करने की कोशिश की गई। We are not comfortable। इनको सोचना पड़ेगा, आज नहीं तो कल इनको सोचना पड़ेगा कि ये मुल्क हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन पे चलेगा, ये बीजेपी के मैनिफेस्टो पे नहीं चलेगा। चाहूंगी कि हमें आपके साथ की भी जरूरत है। हम तो इकट्ठे हो गए, लोगों को भी इकट्ठा होना है, क्योंकि ये जंग मैं वो मुफ्ती या फारूक साहब या सजाद गनी लोन साहब या उमर साहब अकेले नहीं लड़ सकते। हम इकट्ठे होकर भी नहीं लड़ सकते जब तक हमारे लोग भी इकट्ठे नहीं हो जाए। तो मैं आज काफी देर से आप लोगों से बात करना चाहती थी, मिलना चाहती थी। मुझे मालूम है कि आपके जहनों में बहुत सारे सवालात होंगे और बहुत सारे खदशात होंगे जो आप करना चाहेंगे, तो मैं रेडी हूँ उसके लिए। आप जो कुछ पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए, मगर थोड़ा सा तजब लिहाज है। हम
अभी तो आपस में हमारा यूनाइट होना कितना मुश्किल था। महबूबा ने उनसे 370 की पुनर्बहाली का यकीन दिलाते हुए कहा कि जिन्होंने हमसे हमारा हक छीना है उन्हें हमारा हक लौटाना है। मैंने तो पहले ही वो क्लियर किया कि आई एम नॉट, माई स्ट्रगल विल नॉट बी कन्फाइंड टू रेस्टोरेशन ऑफ 370, इट विल गो बियॉन्ड दैट, इट विल बी फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर प्रॉब्लम। उसमें जो भी हमारा रोल बनता है हम उसको करेंगे। कहा ना मैंने, जहाँ तक पीडीपी का सवाल है, अब तो हम अकेले नहीं हैं। जैसे आपको याद होगा पंचायत इलेक्शन थे तो हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस और हमने इकट्ठे फैसला किया था कि हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं करेंगे। इसी तरह इस वक्त पहले में अपने जो हमारे वर्कर है अपनी पार्टी के अंदर डिस्कस करेंगे, उसके बाद पीपल्स अलायंस में हम ये बात डिस्कस करेंगे और जो वहां से फैसला इकट्ठा हम करेंगे वही फैसला सब पे जो है लागू होगा। मगर जहां तक मेरा पर्सन का सवाल है, मैं अपने झंडे और अपने आइन के अंदर इलेक्शन लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं। वो कागज लाए थे पहले 1 महीने के बाद ही, वो जो कि भाई हम बाहर जाके 370 पे बात नहीं करेंगे, अगर बात करेंगे तो 50,000 रुपये आपको देना पड़ेगा। और जब आप उसका तो आपने खुद देखा, जब हमारी कुछ लेडीज निकली जम्मू कश्मीर की, उस दिन उन्होंने वहाँ प्रोटेस्ट किया तो सबको जेल में डाल दिया और उसके बाद बॉन्ड लिख के लिया उनसे भी कि हम 1 साल तक बात नहीं करेंगे। तो ये तो देयर इज नथिंग टू गेस अबाउट इट। उसके बारे में भी देखिए, कल हमारी मीटिंग हो रही है यहाँ पीपल्स अलायंस की, जनरल सिचुएशन को डिस्कस करेंगे और ये जो इश्यूज हैं इनको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन 1000 स्क्वायर किलोमीटर, मेरे ख्याल में कोई 40 किलोमीटर बड़ी मुश्किल से मिन्नतें करके हमने वापस लिए, अभी शायद 960 किलोमीटर उनके पास है। ये भी एक हकीकत है कि चाइना ने खुद 370 की बात करते हैं, वो कहते हैं कि ये डिस्प्यूटेड है तो आपने इसको क्यों यूनिलैटरल किया। तो ये तो एक हकीकत है कि चाइना जो अभी हमारे बॉर्डर्स पे है, वहां से उत्तराखंड दूसरी जगह से भी आ रहा है, ये तो यू कैन डिनाई, इट्स अ फैक्ट। इट्स अ फैक्ट कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर इससे पहले इतना इंटरनेशनल व्यू में कभी नहीं आया जितना इसके बाद आया। So these are all realities, you can't deny them. निकाले हैं ये जो जॉब्स का है कि 22 साल के बाद आप इसको जो है रिटायरमेंट है। हमारे छोटे छोटे बच्चे, अभी कई लोग जेलों में हैं, मौलवीज को जेलों में रखा है, जो रिलीजियस पार्टीज है उनको इन्होंने बैन कर दिया है। तो ये सब फेसबुक पे बच्चे होते हैं उनको जेल में ले जाते हैं। तो ये सारी चीजें तो ये तो इश्यूज है ना। 370 जेकेसी न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दें इजाजत, मगर आप देखते रहे जेकेसी न्यूज। नमस्कार।